मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं। मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। गाइस, मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरतगढ़ से हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उस सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा। पापा शॉपकीपर है, मम्मा हाउस वाइफ है। बचपन से ही नॉर्मल छोटे छोटे से सपने देखे थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आके अपने पापा के लिए टिफिन लेके जाया करता था, तो जब मैं शॉप पे पहुंचता था और पापा को काउंटर के उस तरफ बैठा हुआ पाता था तो मुझे लगता था कि ये साम्राज्य मुझे कब मिलेगा। मतलब मेरे लिए वही एक माहेशमती का साम्राज्य था और इतना बड़ा सपना देखा था। छोटी सिटी थी, इससे ज्यादा सपने कभी दिमाग में आते ही नहीं थे, क्योंकि सपने बड़े तब देखे जाते हैं जब माहौल ऐसा हो। तो सवाल ये उठता है कि इतने सिंपल सादे छोटे से सपने देखने वाला आज यहां तक कैसे पहुंच गया। दो यूट्यूब के चैनल, जिसमें से एक यूट्यूब चैनल 2 मिलियन, दूसरा यूट्यूब चैनल 4 मिलियन। पर सवाल ये उठता है कि वो लड़का जो इतने सादे सिंपल ख्वाब देखता था, जो सोचता था कि पापा के शो पे बैठने को मिल जाए, वो यहां तक कैसे पहुंच गया। ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर A2 मोटिवेशन या फिर अरविंद अरोड़ा के वीडियोस पहुंचे ना हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आप जानना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन है लोग। उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को। मेरी जिंदगी में पहली बार उंगली की मेरे मामा ने सॉरी मामा, आपका नाम ले रहा हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। बट द थिंग इज, ये स्टोरी कैसे शुरू होती है मैं आपको बताता हूं। तो फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। अब बेसिकली हुआ कुछ यूं कि मैं 2 या 3 साल से लगातार शॉप पे जा रहा था। तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहां जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। अब यहीं से मुझे एहसास हुआ कि ये है मेरी लाइफ की पहली उंगली। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है। पहली उंगली वाली स्टोरी खत्म होती है। मैं बाहर जाने को तैयार था, मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट द थिंग इज, अब दूसरी उंगली की कहानी सुनिए। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था। लेकिन फादर, अब इनको भी तो मनाना था, फीस कौन भरता। वहां से फादर ने बोला ठीक है, पर बहुत रूडली उन्होंने हाँ भर दी। पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे फीस देने के, बहुत ज़्यादा फीस है, मेरे पास पैसे नहीं है। और एक्चुअली उनकी सिचुएशन भी ठीक थी, उनको लोन वोन लेना पसंद नहीं था और 2 बहनें थी, उनकी शादियां करनी थी। तो इन दैट केस यार, वो इतनी फीस मेरे लिए, वो भी उनको लगता था कि इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो कैसे भरते हैं। सो मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरे भैया हैं, उनके सजेशन के बाद मैंने एक एजुकेशन लोन लिया और एजुकेशन लोन लेने के बाद चेक मुझे मिला मेरी पहली फीस का, और जिस रात को मुझे जाना था उस बस की टिकट भी थी मेरे हाथ में। तो अब ये जो इंसिडेंट है बेसिकली मेरे फादर की उंगली करने का है। तब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं और मेरे फादर लगा भाई आने वाली है, बस थोड़ा और समझा लेता हूँ शायद रुक जाए। सो इन दैट केस पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में और मैं अपना लगेज वगेज लेके खड़ा हुआ था। पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुन,
बहुत प्यार से बोला, मतलब वहां पे साम और दाम छोड़े नहीं उन्होंने। बोला कि देख बेटा, अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर, अभी भी सोच ले। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की दूसरी उंगली है अब तो उन्हें भी गलत प्रूव करना है। मैंने पापा को साफ साफ बोला, जिंदगी का मेरा डिसीजन है, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब यहां से क्योंकि मुझे मेरे फादर को गलत प्रूफ करना था कि भाई वो जो बोल रहे हैं कि इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग से कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, अब यहां से मुझे आगे आने वाली जिंदगी जीनी थी। मैंने पहले साल बहुत मेहनत की, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है इंजीनियरिंग की सारी जो किताबें होती है वो इंग्लिश में होती हैं। सो एग्जाम्स दिए, बहुत मेहनत की, और पहले साल में 74-75% से मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। लेकिन सेकेंड ईयर तक आते आते भाई को हवा लग गई। अब भाई को हवा लग गई, भाई है ना अफरा तफरी कर रहा है, बाइक वाइक ले ली थी, इधर उधर घूम रहा है, कॉलेजेस में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब ये भी भूल गया था उस टाइम पे कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ये भी भूल गया था मुझे मेरे मामा को जवाब देना है, मेरे पापा को जवाब देना है, जो कि ये तो सोच के बैठे हुए हैं कि इंजीनियरिंग के बाद भी हमारे सिर पे आके बैठेगा। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, और वो ऐसा था जिसने शायद मेरे माइंड को ही बदल दिया था। और वो ये था कि एक्चुअली सेकेंड ईयर में मेरी बैक लगते लगते बची थी। इन दैट केस मैं शाम में खाना खाने जाता था, तो वहां पर मालवीय नगर, जिसको पता हो जयपुर में उनको पता है, सो वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा था। तो वहां पर रात को 9 बजे सन्नाटा ही था। आपको पता है रात को 9 बजे सर्दियों में कौन बाहर निकलता है, बैठा हुआ था, तो कुछ और देखने लायक था नहीं। मैंने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया, तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली में एक बूढ़ी माँ थी और उसका हस्बैंड था और उनका एक बेटा था। और वो बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 साल का था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये दंपत्ति और ये फैमिली बैठी हुई है और इनमें से अगर किसी को होटल में जो बिल आने वाला है वो पे करना है, तो किसको पे करना होगा? आप में से ज्यादातर लोग पक्का ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैंने भी यही सोचा, रिलैक्स होके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंटियां बजने लग गई। हुआ कुछ यूं कि फादर खाना खा रहे थे, वो बेटा भी पानी पिए जा रहा था। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या थी, पर वो बूढ़ी मां खड़ी हुई काउंटर पे गई, अपने ब्लाउज से पैसे निकाले और पे किए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने मां बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। वहां से सेमेस्टर में मेरी बैक लगी थी। मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। क्लास में मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। अब लोग यहां से डिलेमा में आ जाते हैं, और मे भी हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरे साथ तो कोई बैठता ही नहीं है, इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ने की बात भी सोच लेते हैं। मैंने भी सोची थी, मुझे लगा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में आता था कि मैं बहुत कुछ बोल के आया हूं घर से, यार मैं नहीं जा सकता वापस। मैंने इसी सिचुएशन को, जहां पर मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, इसको मैंने एडवांटेज के तौर पे लिया। सो वहां से मैंने अपना बिल्कुल ध्यान जो भटक गया था पूरा कंसंट्रेट किया स्टडीज के ऊपर, और बिल्कुल फोकस कर लिया स्टडीज के ऊपर। फाइनली मेरी इंजीनियरिंग में जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर था वो सिल्वर मेडल से मैंने खत्म किया, और फाइनली जो लास्ट सेमेस्टर था और लास्ट इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की मैंने ऑनर्स के साथ। मेरे हाथ में एक जॉब का लेटर भी था, मेरी जॉब लग चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसकी जो ज्वाइनिंग आने वाली थी वो आने वाली थी, हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया था मई में, ज्वाइनिंग आने वाली थी फरवरी में। सो मेरे पास बहुत लंबा समय था। मैं क्या करता, था ही नहीं कुछ करने को, तो मैंने वहां से जॉब करनी शुरू की। कॉलेज में जॉब पकड़ी, और मेरी पहली जॉब एक्चुअली, ये बात है सितंबर की, फरवरी में मेरे को जॉब का लेटर आने वाला था, लेकिन सितंबर में मुझे जरूरत पड़ रही थी पैसों की, और मैं चाहता था कि यार मैं घर से कम पैसे ना मांगू। तो मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की 11,000 रुपए में। इनफैक्ट वो 10,400 रुपए ही थे। वहां से मैंने पहली जॉब शुरू की। दूसरे कॉलेज से ऑफर आया, वहां से 20,000 का ऑफर आया। फिर मेरे को एक इंस्टीट्यूट का ऑफर आया कि तुम हमारे साथ जुड़ो। मैंने वहां पर ज्वाइन किया। वहां पर भी क्योंकि मेरे पास एक चीज थी वो बहुत खास थी, वो था पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है। पता है एक चीज जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए हाउ टू सेल में, देखो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि किसी उत्तर
किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो वो बंदा लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है लाइफ में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। सो फाइनली वहां से मेरी जर्नी, एक दूसरे इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि चलो हम आपको एक फ्रेंचाइजी देते हैं। तब बहुत गेट का एक नामी इंस्टीट्यूट था कि आपको फ्रेंचाइजी लेके जयपुर से सीकर जाना है। मैं जयपुर से सीकर आ गया। शुरू में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पोस्टर खुद कॉलेज में जा जाके रात में चिपकाया करता था, सुबह जॉब करता था और शाम को क्लासेस लेता था, बाहर से फैकल्टीज आती थी। ऐसे करके वो इंस्टीट्यूट 2 साल के अंदर लगभग 250 बच्चों के साथ बराबर खड़ा हो गया। बहुत अच्छे तरीके से, एकदम ऐसे लगा कि हाँ मेरी लाइफ सेट हो गई है। लेकिन फिर से लाइफ में अप्स आते हैं तो पक्का मेरी लाइफ में डाउन तो जरूर आते हैं। लेकिन अब तक मैं ये बात समझ गया था कि अगर मेरी लाइफ में कहीं डाउन टाइम आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ बड़ी चीज रखी है मेरे लिए, वो मुझे कुछ बड़ा देने वाला है। क्योंकि हर बार जब भी मैं गिरा तो इस लेवल से उठा के लोग देखते रह गए। ये मेरे साथ हमेशा होते आया था। तो मेरे साथ फिर से एक बुरे दिन शुरू हुए। मेरे पार्टनर ने बोला कि अब हम इंस्टीट्यूट को चलाएंगे, तुम जाओ। धोखा। मतलब वो बोला कि, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। वो कहता है कि अब हम चलाएंगे इस इंस्टीट्यूट को, तुम जाओ, तुम्हें अगर कहीं और फ्रेंचाइजी लेनी है। क्योंकि वो इंस्टीट्यूट काफी अच्छा स्टैंड हो गया था। अब मैं तो डिलेमा में था। अब अजीब सी बात हो गई थी लाइफ में। अब मैं क्या करता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, बोले कि अब यहां से जो कमाई होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा, अब आपको यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अपोज करता भी तो मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो मैं उस टाइम पे अकेला था, इतना पावरफुल नहीं था, वो लोग बहुत पावरफुल थे। पर मैंने एक बात सोच ली जिंदगी में ना, एक चीज आप याद रखो, लोग आपको आपकी औकात बताएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, उसको ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में डाल लो उसको, जवाब कभी पलट के मत देना। क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया ना, आप ना उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पर ऊपर वाला आपको पहुंचाना चाहता है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं, ये बोल रहा है छोड़ने को, मैं छोड़ दूंगा। आप उसने जो मेरे पार्टनर ने पैसे दिए थे, अब मैं थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं। वो इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट 6 महीने में बंद हो गया। उसने कहा था हम चलाएंगे तो इंस्टीट्यूट 6 महीने में बंद हो गया। एंड फाइनली मैं भी सड़क पे आ गया था, क्योंकि मेरे पास अब बचे थे मात्र 8,000 रुपए। किराया था 10,000 रुपए भरने थे, पैसे थे ही नहीं। जिंदगी ने कहा बहुत हो गया आध्यात्म बेटा, उठो, जिंदगी में आगे पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो मैं उठा वहां से और उठ के बाहर निकला, क्योंकि अब किराया देना है, नहीं तो मकान मालिक बाहर निकाल देगा। पापा से मांग नहीं सकते, क्योंकि उनको तो पहले ही जवाब दे के आए कि जिंदगी में जो कुछ करेंगे, गलत हुआ सही, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, आप तो है नहीं। तो ऐसा करके जब निकले हो तो आप किस शक्ल से मुंह दिखाओगे? तो निकलो बाहर, कुछ करो। अपने आप को बाहर निकाला, और इतनी शक्ति मैंने अपने अंदर पा ली थी, मुझे लगा था कि यार मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मैं बाहर निकला। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो बोलने का, वो पढ़ाने के तरीके का, और वो मुझे आता था। आपकी लाइफ, मेरे फादर भी कहते हैं इस चीज को, कि आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें आए, आपको एक चीज आए, लेकिन उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए हो। आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे, और ये चीज मुझे आती थी। अब मैं निकला बाहर। एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे एक डेमो था गेट की। अब मुझे तो गेट की क्लासेस लेनी आती थी, तो मैं वहां पर डेमो देने गया। 2 बार क्लास ली मैंने। 2 बार क्लास लेने के बाद तीसरे दिन वो मुझे बताने वाला था कि बैच चालू होगा कि नहीं होगा। मैं तीसरे दिन जब गया तो वहां पर गुजरातियों के ना, वहां पे, मतलब अगर गुजरात में आप लोग रहे हो तो वहां पे खास बात होती है कि क्लास किसी और की होती है और क्लास किसी और की चल रही होती है। मतलब वो रेंटेड में ही लोग क्लास चलाते हैं, इधर उधर बच्चों को मूव करके, खुद के क्लासरूम्स वहां पे होते नहीं है। तो मैं वहां पर गया, मैंने पूछा कि यार वो कल मैं क्लास लेने आया था, वो कहाँ गया? बोले वो तो गए छोड़ के। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, 2 दिन डेमो लिया था, पैसे भी नहीं दिए। तो बोलता है कि वो तो गए, वो तो जाना ही था, बंद हो गया वो। तो मैं उदास हो गया। अब गुजरातियों की बड़ी खास बात है, वहां पर क्या, एक तो वो लोग टैकी हैं, दूसरा वो मेरे, जो मैं डेमो दे रहा था, तो वो बंदा मेरे लेक्चर्स को, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा था बराबर से। तो जब मैं फाइनली अपना मुंह छोटा करके निकल रहा था बाहर, तो उसने पीछे से आवाज लगाई, बोले कि अरविंद भाई। मैंने कहा हाँ, आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा क्या? बोले कि अरविंद भाई, मैंने आपके डेमो देखे, अब बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मेरे पास ऑफर है आपको, मुझे पता है कि आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दे सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? बोले आपको पढ़ाना है। मैं कहा पढ़ा लूंगा। मैंने क्या पढ़ाना है?
बोले केमिस्ट्री। उनका केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़े 10 साल हो गए मेरे भाई, अब तो ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री के से शुरू होता है कि सी से, कहां से पढ़ाऊंगा। तो बंदा बोलता है कि अरविंद भाई तुम्हारे डेमो में ना एक चीज देखी है, तुम बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, और एक टीचर एक कलाकार के लिए ना सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मतलब अंदर आग भर दी उस बंदे ने, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को किसी ने, मुझे खुद ने ही नहीं मैंने कभी दिखाया। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि अब किसके पास केमिस्ट्री पढ़ने जाते, लेकिन एक रिसोर्स था, वो था YouTube। अब यहां से YouTube की एंट्री होती है मेरी लाइफ में। YouTube पे मैंने अलग अलग एजुकेटर्स के जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनके लेक्चर्स देखने शुरू किए, और उनमें से कोई एक का लेक्चर मैंने पकड़ा, और एक डेमो ही तो तैयार करना था। मुझे लगा कि देखते हैं डेमो के बाद क्या होगा, अगर फाइनल होता है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने उसका पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा, अच्छे से दिमाग में उतार लिया, और फिर उसको मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है उससे जोड़ा, और मैं गया डेमो देने। जब मैं डेमो लेके बाहर निकला तो अगले आधे घंटे में टोटल उसमें 15 बच्चे बैठे हुए थे, 14 स्टूडेंट ने वहां पर उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया। वहां से मेरी लाइफ एकदम फ्लिप करती है। मैं गेट के इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अचानक से केमिस्ट्री टीचर बनने वाला था। घूम गई एकदम से लाइफ। वो इतना खुश था कि वो बोलता है मुझे कि अरविंद भाई अब तुम हमारे पार्टनर हो, अपन साथ में काम करेंगे, केमिस्ट्री आप पढ़ाओगे, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, अपन साथ में काम करेंगे, बराबर बांटेंगे। अरविंद भाई तुम तो बहुत गजब। मतलब ये है दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग काफी बार बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो बता देंगे। अब हम लोग मौके के इंतजार में रहते हैं कि मौका हमारी जिंदगी में आएगा। मैं आपसे बोलता हूं मौके आते नहीं है, मौके बनाने पड़ते हैं, और मौके के टाइम पे चौका मारना पड़ता है। आप तैयार रहो। और मैं आप लोगों को आगे, मैंने जिंदगी में सिर्फ किस्मत की डेफिनेशन सुनी थी, अब किस्मत किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। वहां से मेरी केमिस्ट्री एज अ टीचर जर्नी शुरू हुई। तब मैं जब पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि यार जब मैं पढ़ाते ही हूं तो रिकॉर्ड करके क्यों ना यूट्यूब पे डाल दूं। तो मैंने जनरली यूट्यूब का एक चैनल खोला, और वहां पर मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से चैनल खोला, और वहां पर केमिस्ट्री के वीडियोज अपलोड करने शुरू कर दिए। शुरू में कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि यूट्यूब का सीन कुछ ऐसा था कि वहां पर एंटरटेनमेंट के ज्यादा चैनल चलते थे, एंटरटेनमेंट के वीडियो ज्यादा देखे जाते थे, एजुकेशन के कौन देखता था, इतने नहीं देखते थे। बट मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक बार डालते हैं। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीने के अंदर वहां पर 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए, और बेसिकली बोर्ड एग्जाम आए थे तो उसमें काफी ज्यादा वीडियोस मेरे थोड़े पॉपुलर हो गए, निकलने लग गए। सो फाइनली अब मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट उंगली आने वाली है, जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वो मेरी लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट थी जहां से मैं कंप्लीटली चेंज ही हो गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि YouTube पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक अगर आप लोगों ने सुना हो तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी, तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब के एजुकेटर्स को इन्वाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की, वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोस ही चलती हैं, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा, और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए, और फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। मैं टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी वीडियो क्रिएट करने बंद नहीं किए। मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे। और ये बात की भनक हमें पहले लग गई थी कि ये लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत किसे कहते हैं। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे। किस्मत क्या होती है पता है? किस्मत होती है, लक किसे कहते हैं मालूम है? लक क्या होता है? जब आप तैयार हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी हो, ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो वही किस्मत कहलाती है। और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं तैयार भी था 500 वीडियो के साथ,
और मेरे सामने एक नई नई अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों मिली और फाइनली रातों रात मेरा YouTube का चैनल जो कि धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही YouTube पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। और इसे ही कहते हैं किस्मत। किस्मत, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। डायलॉग आपने सुना होगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो। सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तैयार हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या। दोनों की मिक्सिंग ही लक कहलाती है। फाइनली गाइस, मुझे चैलेंजेस देने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। और आजकल तो मैं अपने आप को ओपनली चैलेंज दे देता हूं। हालांकि मैं देखता हूं चैट में लोग क्या लिखते हैं। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।